नमस्कार आप सभी को। उत्तराखंड से संबंधित सभी छात्रों को करंट अफेयर्स के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं और हम बढ़ते हैं। उत्तराखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्टों को पहले देखेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न आपको मिल रहा है, प्रश्न ध्यान से समझना है। बोला जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है जब पहली बार आयोजित हुआ था तो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 का जो आयोजन था ये इस चरण का दूसरा आयोजन था और ये आयोजन जो है ये कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होगा पहले। हालांकि इसका आयोजन 2022 में हुआ है, लेकिन यही बोला जाता है खेलो इंडिया 2021। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो एक नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है आस्था पाहवा। आस्था पाहवा, क्योंकि यूपी का एग्जाम है अभी तो छात्र याद रख सकते हैं। आस्था पाहवा जो हैं एक खिलाड़ी हैं और ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं और सहारनपुर से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने पदक जीता था, जिनमें से एक नाम आपको याद रखना है मानसी नेगी। मानसी नेगी की यदि हम बात करें कि किस खेल से जुड़ी हैं, ये एक एथलीट हैं, ठीक है। तो मानसी नेगी का नाम याद रखना है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। राधा सिंह का नाम आप याद रख सकते हो, ये भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई एथलीट हैं, राधा सिंह। और राधा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था, इनका भी नाम आप याद रख सकते हो। यदि पूछ लिया जाए कि ये सभी के सभी किस खेल विश्वविद्यालय से थे, तो ये सभी के सभी महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। जो उत्तराखंड के दोनों खिलाड़ी मैंने बताया, राधा सिंह और मानसी नेगी, इन दोनों का नाम याद रखना है। गेम इनका कौन सा है, एथलीट हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसको बताएं, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की गई है। क्या बोला जा रहा है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की गई है। आप जानते हैं बात हो रही है गीतांजलि की, और गीतांजलि की जब बात करते हैं तो इसका संबंध किससे आता है, इसका संबंध होता है रविंद्रनाथ टैगोर से, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर से इसका संबंध है गीतांजलि का। और ये कैंपस का नाम गीतांजलि ही क्यों रखा गया, आपको बता दें। ये कैंपस जो बन रहा है ये बन रहा है रामगढ़ में, ठीक है। कहाँ बन रहा है, रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नैनीताल में। तो नैनीताल के रामगढ़ में बन रहा है और ऐसा बताया जाता है कि रामगढ़ में कुछ समय के लिए रविंद्रनाथ टैगोर आए थे और यहाँ पर रामगढ़ में ही इन्होंने गीतांजलि के, अपने काव्य गीतांजलि के कुछ अंश लिखे थे। तो जो गीतांजलि के कुछ अंश रामगढ़ में लिखे थे उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये इनके 161वीं बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, 161वीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 161वीं बर्थ एनिवर्सरी नहीं कर सकते, जयंती है, 161वीं जयंती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है कि यहाँ पर जो विश्व भारत विश्वविद्यालय का कैंपस बनने वाला है रामगढ़ में, उसका नाम गीतांजलि रखा जाएगा। क्यों, रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मान देने के लिए। क्यों सम्मान देने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी गीतांजलि के जो कुछ अंश हैं वो रामगढ़ में भी लिखे थे। और आप जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर की जब बात आती है तो आपको पता होगा कि इनका संबंध जो है वो राष्ट्रगान से है। राष्ट्रगान के रचयिता ये बोले जाते हैं। चलिए इसको बताएं। एक मिनट। हाल ही में ऋषिकेश में आयोजित किए गए संगीत समारोह 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऋषिकेश में हाल ही में एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो संगीत समारोह आयोजित किया गया था इस किसके द्वारा इसको किया गया था। शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय। अब जो छात्र थोड़ा सा भी जागरूक होगा, 10% भी जागरूक होगा, ठीक है, तो निश्चित रूप से उसका जवाब आंख मूंद कर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है,
यहाँ पे बात हो रही है एक सांस्कृतिक आयोजन की, और सांस्कृतिक आयोजन के लिए जिम्मेदार जो मंत्रालय है वो है संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। इसको बताइएगा। हाल ही में तीनों धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए किस जिले में हेली सेवा की शुरुआत की गई है? तीनों धाम की जो यात्रा है उसको सुगम बनाने के लिए किस जिले में हेली सेवा की शुरुआत की गई है, आपको बताना है। इसके बारे में यदि मैं हिंट दूं तो आपको पता होगा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला यह जिला है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला यह जिला है, और इसके साथ साथ यह जो जिला है ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला भी जिला है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम लिंगानुपात वाला यह जिला है। और यदि इससे ना समझ पा रहे हो तो दो फैक्ट और मैं बता देता हूं। यह जो जिला है यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या इसी जिले में निवास करती है उत्तराखंड की। और दूसरा फैक्ट भी मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व भी देखने को मिलता है। जब जनसंख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से जनघनत्व भी ज़्यादा होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो जिला है ये है हरिद्वार। तो याद रखिएगा, हरिद्वार जिला उत्तराखंड का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना है, यहाँ पे हरिद्वार में ये सेवा शुरू की गई है। इसको बताएं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार शहरी बेरोजगारी के मामले में भारत में उत्तराखंड की स्थिति क्या है? शहरी बेरोजगारों के मामले में उत्तराखंड की स्थिति संपूर्ण भारत में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। शहरी बेरोजगारी की क्या स्थिति है उत्तराखंड की? जब हम बात करते हैं, आपको पता होगा 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया। और यदि आज हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो 1 जनवरी 2007 को जो आधुनिक नाम आप देखते हैं उत्तराखंड, ये नाम पड़ा 1 जनवरी 2007 को। यह भी पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ की जो राजकीय भाषा है, यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पे राजकीय भाषा संस्कृत भी है। 2 राजकीय भाषाएं हैं, एक है संस्कृत और एक है हिंदी। और इसके साथ साथ उत्तराखंड की जब आप बात करते हो तो उत्तराखंड की जो सीमा है ये तिब्बत से लगती है, उत्तराखंड की सीमा जो है ये नेपाल से लगती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इस प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार शहरी बेरोजगारी के मामले में भारत में उत्तराखंड की स्थिति क्या है? तो शहरी बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड की स्थिति बहुत ही बदतर है, ये पहले स्थान पर है शहरी बेरोजगारी के मामले में। तो आज के लिए जो है ये उत्तराखंड राज्य विशेष के जो प्रश्न थे समाप्त हुए। अब आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, वह भी आपकी परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यह कौन सा यंत्र बजाते थे? क्या बोला जा रहा है? पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ध्यान से पहले चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अपना जवाब देना है। ठीक है, प्रत्येक छात्र को जवाब देना आवश्यक है। जैसे कि मैंने बताया कि बिहार राज्य के जो भी छात्र देख रहे हैं, आपको बता दें यह एक प्रीमियर वीडियो होता है। ठीक है, और इसमें यदि हम देखें तो हम इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, इस वजह से आप जो प्रश्न करते हो कक्षा के दौरान उसका जवाब आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है पंडित शिव कुमार शर्मा की। आगे आपको बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो लोग UKPSC से देख रहे हैं, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो आपको भी इसको ध्यान से समझना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा की बात हो रही है। और आपको बता दें पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये एक संतूर वादक थे। और यदि संतूर की बात करें तो संतूर का संबंध जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है, आप कह सकते हो। ठीक है, वाद्य यंत्र तो नहीं था, लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा के प्रयासों से, इनके अथक प्रयासों से आज इसको वाद्य यंत्र के रूप में पहचाना जाता है। तो संतूर जो है ये जम्मू कश्मीर से था और पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये इससे संबंधित थे। पिछले दिनों और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, यदि आप जानते हो तो बताएं, पिछले दिनों किस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी?
जिनका संबंध कथक से था, यदि आप बता पाएँ तो। पिछले दिनों किस ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिनका संबंध कथक से था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पता है तो भी बताइएगा, निश्चित रूप से मेरे द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं वुलर लेक काफ़ी पूछा जाता है परीक्षा में, वुलर लेक। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि डल झील या डल लेक आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो वुलर लेक हो गया, बुलर लेक या डल झील हो गया, ये दोनों को दोनों आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हो, जैसे मैंने बोला कथक से संबंधित किसकी मृत्यु हुई थी, तो आप जानते हो पंडित बिरजू महाराज, रट लीजिएगा इसको, पंडित बिरजू महाराज। अब पूछा कैसे जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जानते हो कि भारत में भी बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे भारत में यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में पूछ लिया जाता है अक्सर, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई पहले प्रश्न की। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट हाल ही में कहाँ लगाया गया है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? और आपको बता दें, बीपीएससी के जो भी छात्र देख रहे हैं, यदि आपने सीडीपीओ का, ठीक है, पेपर दिया होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा बिहार पीएससीएस के अलावा भी यदि आपने इसका पेपर दिया होगा तो आप जानते होंगे कि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए थे 100% आपके पढ़ाए हुए थे, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। एक बार जाकर अवश्य देखिएगा, आपकी कक्षाओं से ही प्रश्न थे। तो इसलिए करंट अफेयर्स की कक्षा को ईमानदारी के साथ जितना बेहतर तरीके से हो सकता है उतना बेहतर तरीके से तैयार करना है। साथ ही साथ नोट्स बनाते भी चलना है, नोट्स भी आपके चेक किए जाएंगे। और ये चेक कहाँ पे होंगे? मोबाइल ऐप पर। इसके लिए भी अब काम होगा। चले बताएं क्या बोला जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो आपको बता दें ये लगाया जा रहा है गुजरात में। गुजरात में एक स्थान पड़ता है प्रांतिज नामक स्थान जो गुजरात में है, वहां पर यह प्लांट लगाया जा रहा है। तो सिर्फ यदि आप गुजरात याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, नहीं तो इसका जिला याद रखिए साबरकांठा। ठीक है, कहाँ लगाया जा रहा है? साबरकांठा जिले में लगाया जा रहा है, गुजरात में। साबरकांठा का जब आप नाम सुनते हो तो आपको याद आता होगा एक जिला यहाँ पे है बानसकाठा। बानसकाठा का भी नाम आपने सुना होगा। बानसकाठा क्यों चर्चा में था यदि हम बात करें तो आप जानते हो नाडाबेट, यहाँ पर एक योजना चल रही है, नाडाबेट एक स्कीम चल रही है, नाडाबेट क्या है? एक सीमा दर्शन स्कीम है। नाडाबेट एक सीमा दर्शन स्कीम है। कहाँ पे चल रही है? बानसकाठा में चल रही है। ये क्या है? ये विशेष रूप से आप कह सकते हो बीएसएफ के द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें क्या चीज़ें हैं? इसमें आप जाकर भारतीय सीमा का अवलोकन कर सकते हो, भारत पाकिस्तान की सीमा पर किस प्रकार से बाड़ लगाए गए हैं, विशेष रूप से नाडाबेट प्रोजेक्ट जहां पे चलाया जा रहा है बानसकाठा में, वहां जाकर आप चीज़ों को देख सकते हो। तो नाडाबेट नामक एक सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो है ये चलाया जा रहा है बानसकाठा में, इसलिए इसका भी नाम आपको याद रखना है। जब गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में एक शिपयार्ड है जिसको बोलते हैं अलंग शिपयार्ड। इस शिपयार्ड का भी नाम आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलंग शिपयार्ड वही शिपयार्ड है जहां पर जहाज़ों को नष्ट किया जाता है। बड़े बड़े जहाज़ों को जब डीकमीशन किया जाता है तो उनको नष्ट किया जाता है, और भारत में एकमात्र शिपयार्ड है जहां पर जहाज़ों को नष्ट किया जाता है, वह है अलंग शिपयार्ड, गुजरात। इसका भी नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ गुजरात की बात आ रही तो आपको बता दें पिछले दिनों एक सूचकांक जारी हुआ था जिसका नाम था निर्यात तत्परता सूचकांक। और निर्यात तत्परता सूचकांक की जब आप बात करते हो तो इसमें गुजरात टॉप पर है। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में सूचकांक से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। इसको बताओ, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया
रूरल पुलिस टू पीपुल्स पुलिस किसके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक की बात यहाँ पे की जा रही है और विशेष रूप से ये जो पुस्तक है ये पुलिस रिफॉर्म पर आधारित है, पुलिस सुधारों पर आधारित एक पुस्तक है और इसको लिखा किसने है इसलिए आपको बताना है। विवेक जोशी, प्रकाश सिंह, प्रकाश महतो, प्रकाश नारायण। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से इन महान हस्ती के नाम से आप अवश्य परिचित होंगे। जब भी आप पुलिसिंग व्यवस्था की बात करते हैं इनका जिक्र अक्सर किया जाता है और इनका नाम है रिटायर्ड आईपीएस प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक को अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विमोचन किया। वेंकैया नायडू के माध्यम से इसका विमोचन किया गया है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और आपको पता होगा कि जब यूएई के जो सुल्तान थे, यूएई के हाल ही में जो आप कह सकते हो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनका जो देहांत हुआ था तो उस दौरान जो है वेंकैया नायडू ही गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, यूएई के प्रिंस के मृत्यु पर वेंकैया नायडू गए हुए थे। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, आईपीएस प्रकाश सिंह, और वेंकैया नायडू का भी याद रखना है क्योंकि यूएई के प्रिंस की मृत्यु के उपरांत जो है भारत की तरफ से वेंकैया नायडू ही गए हुए थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, बताएं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 21 मई, 25 मई, 11 जून। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस उसी तिथि को मनाया जाता था जिस दिन भारत न्यूक्लियर पावर के रूप में स्थापित हुआ था। और जब बात आती है भारत के न्यूक्लियर पावर की तो आप जानते हो सबसे पहले वर्ष 1974 में पोखरण 1 हमने किया था। न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में एक बेहतर कदम कहा जा सकता था, पहला प्रयास था, पोखरण 1 हमने किया था वर्ष 1974 में। और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हमने चलाया था इसी दौरान, तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था इसी दौरान। फिर क्योंकि ये हम सफल नहीं हो पाए थे इस दौरान तो हमने फिर पोखरण 2 किया। और जब हमने पोखरण 2 किया तो पोखरण 2 जो हुआ इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम प्रमुख रूप से थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जब हमने पोखरण 2 किया और उस समय हम उभर कर आए एक नाभिकीय शक्ति के रूप में, परमाणु शक्ति के रूप में, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ अटल की बात हो रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो आप जानते हो सुशासन दिवस हम मनाते हैं भारत में, गुड गवर्नेंस दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, सुशासन दिवस। तो इन्हीं के जयंती के अवसर पर हम मनाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। 25 दिसंबर के अवसर पर हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है 11 मई, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा अवश्य याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसको बताइए, हाल ही में एंटी पायरेसी अभियान के लिए अफ्रीका के देश जिबूती में भारत का कौन सा नौसैनिक जहाज भेजा गया? एंटी पायरेसी अभियान के लिए जिबूती में कौन सा जहाज भेजा गया ये आपको बताना है। यहाँ पे बात हो रही है जिबूती। आपने एक शब्द पढ़ा होगा भूगोल में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, निश्चित रूप से पढ़ा होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाला एक देश है जिबूती। और यदि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सोमालिया, जो इसमें देश आते हैं, सोमालिया हो गया, यहाँ पे हो गया इथियोपिया हो गया, इसके बाद इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया। ये देश आपके रटे होने चाहिए, ठीक है, पूछे जाते हैं। इनका क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण, तो क्रम भी आपको पता होना चाहिए। जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, ये 4 देश हैं। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आपका होमवर्क है कि इन देशों का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और इस रीजन की बात जब हो रही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, तो यहाँ पे एक जल संधि है जो आपको पता होना चाहिए। और विशेष रूप से इस रीजन में देखोगे तो 2 प्रमुख जल संधियाँ हैं, एक है बाब अल मंडेव, एक जल संधि है बाब अल मंडेव और दूसरी जल संधि है होर्मुज। तो आपको बताना है इन 2 जल संधियों के बारे में। बाब अल मंडेव जल संधि जो है ये किन 2 जल निकायों को जोड़ती है?
हार्मुज जो संधि है ये किन दो निकायों को जोड़ती है? साथ ही साथ आपको यह भी बताना है, क्योंकि जल संधि दो जल निकायों को जोड़ती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है। तो बाब अल मंडेव जो है यह किन दो स्थल खंडों को अलग कर रही है? हार्मुज जो है ये किन दो स्थल खंडों को अलग कर रही है, यह भी आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो क्या बोला जा रहा है? एंटी पायरेसी अभियान के लिए अफ्रीका के देश जिबूती में भारत का कौन सा नौसैनिक जहाज भेजा गया? आप जानते हो नौसैनिक जहाज बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए भारत में दो प्रोजेक्ट चलाए गए। एक प्रोजेक्ट नाम था प्रोजेक्ट 15A और एक दूसरा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत जिन जहाज़ों का निर्माण करना था वो आज की दिशा में यदि हम बात करें तो हो चुका है INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई। इन तीन का निर्माण जो है वो 15A के अंतर्गत हुआ है। लेकिन जो प्रोजेक्ट 15B है इनमें कौन कौन सा हो गया? INS हो गया कोलकाता, INS कोलकाता, INS चेन्नई और INS कोच्चि। ठीक है, ये तो हो गए 15A के अंतर्गत। 15B के अंतर्गत यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत विशेष रूप से मिसाइल विध्वंसक पोत तैयार किए जा रहे हैं। क्या तैयार किए जा रहे हैं? मिसाइल विध्वंसक पोत तैयार किए जा रहे हैं। और ये जो पोत तैयार किए जा रहे हैं कहाँ पे बन रहे हैं? तो मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड है जहां पर बन रहे हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और प्रोजेक्ट 15B की जब बात करते हो तो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 इस प्रकार से मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण करना है, जिनमें आपका आता है INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगाओ, INS इम्फाल और INS सूरत। जिनमें से INS विशाखापट्टनम का हाल ही में जलावतरण किया गया, इस संदर्भ में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। तो याद रखिएगा INS विशाखापट्टनम जो है ये प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है जिसमें मिसाइल विध्वंसक पोत तैयार किए जा रहे हैं। और ये पोत तैयार कौन कर रहा है? मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड तैयार कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। चलिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। जवाब दीजिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस राज्य से संबंधित है? देखो, बात हो रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। ये उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ स्थान पड़ता है जो राजधानी है उत्तर प्रदेश का। गोमती नदी के किनारे ये स्थित है। तो लखनऊ को ये जोड़ता है गाजीपुर से। ठीक है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे है। और इसकी यदि लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर। 341 किलोमीटर लंबाई का यह एक्सप्रेसवे है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यूपी में एक और एक्सप्रेस भी बन रहा है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। और गंगा एक्सप्रेसवे यदि हम बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये 593.9 किलोमीटर लंबा होगा। 593.9 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे होगा। और आपको बता दें यह 6 लेन एक्सप्रेस वे है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? मेरठ को जोड़ेगा प्रयागराज से। और आपको बता दें इसमें 12 जिले जुड़ेंगे। ठीक है, 12 जिलों से होकर यह एक्सप्रेस वे जाएगा। इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करते हो तो आपको गंगा एक्सप्रेस वे भी पता होना चाहिए। चलिए, इसको बताइए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही? चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अब हम बात कर लेते हैं। और आपको बता दें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग रही है वो है 10वीं। ये आपको रट जाना है। देखो, इस तरह के सूचकांक आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आपको रट जाना है। दूसरा भी सूचकांक पर आधारित है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? वैश्विक भूखमरी सूचकांक या
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? 101वीं, 116वीं, 115वीं, 103, बताएं इनमें से क्या रही इसकी रैंकिंग, ये आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से इसकी रैंकिंग क्या रही? देखो यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो आपको बता दें भारत की रैंक रही थी 101। ठीक है, चले इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से विश्व का नवीनतम गणराज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का नवीनतम गणराज्य कौन सा है? विश्व का नवीनतम गणराज्य आपको बता दें, ये जो देश है इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। इतना आपको हिंट दे देता हूँ, ब्रिज टाउन, इस देश की राजधानी है ब्रिज टाउन। और इस देश ने अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल से अपने आप को अलग किया है। अब यह देश राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, मतलब इस देश ने राष्ट्र प्रमुख के रूप में जो अभी तक महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी उनको हटा दिया है और राष्ट्रमंडल से अपने आप को अलग कर लिया है। ठीक है, आपको बता दें 1625 ईस्वी में यह देश जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश बना था और 1966 में इसको राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में जोड़ा गया था और यह स्वतंत्र हुआ था। 1625 से लेकर 1966 तक यहाँ भी अंग्रेजों ने राज किया था और बाद में स्वतंत्रता देकर राष्ट्रमंडल से जोड़ लिया। तो बताएं इनमें से कौन सा देश है जो विश्व का नवीनतम गणराज्य है, जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन? ठीक है, जिसने अपने राष्ट्र प्रमुख के पद से महारानी एलिजाबेथ को हटा दिया है, बताओ। और यहाँ पे आपको बता दें सैंड्रा मेसन जो हैं ये इस देश की प्रमुख प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये आपको पता होना। तो सैंड्रा मेसन प्रथम राष्ट्रपति बनी हैं और ब्रिज टाउन इसकी राजधानी का नाम है। ये देश है बारबाडोस। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? पूर्व में भी मैंने इसको बताया था, कब? जब इसकी संभावना थी बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित होने की, तब मैंने इसको बताया था और आज इसको बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है और ये जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। और उस राज्य में इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते थे। कौन कौन से देखने को मिलते थे? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, ये 3 टाइगर रिजर्व पहले भी इस राज्य में थे, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, और चौथा बन गया है रामगढ़ विषधारी। तो ये राज्य जो है ये है राजस्थान। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरह के राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जो चर्चा में रहते हैं। चलिए इसको बता, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई? रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती अभी हाल ही में कब मनाई गई आपको बताना है। चलिए बताएं, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती हाल ही में कब मनाई गई? फास्ट जवाब दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती हाल ही में कब मनाई गई? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो सब जानते होंगे, इनकी जयंती अभी 9 मई को मनाई गई थी। चलो इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य में टमाटर फ्लू नामक वायरस का पता चला है? टमाटर फ्लू नामक वायरस जो है ये किस राज्य में कहर ढा रहा है आपको बताना है। और आपको बता दें इस राज्य में बहुत सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एराविकुलम नेशनल पार्क, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जैसे मणिकेतन शोला नेशनल पार्क, जैसे पंपुदम शोला नेशनल पार्क, जैसे अनामुडी शोला नेशनल पार्क। तो याद रखना है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पंपदुम शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क। और ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलते हैं केरल में। तो ये कहाँ पे है? टमाटर फ्लू का संबंध कहाँ से हो गया? इसका संबंध हो गया केरल से। ठीक है, चलिए इसको बताएं, हाल ही में किस देश के छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज जीता है?
नासा रोवर चैलेंज किस देश के छात्रों ने जीता है? आपको बता दें कि ये जो चैलेंज था ये जीता था भारत के छात्रों ने। 2 छात्र हैं, पहला छात्र है जो तमिलनाडु से संबंधित है, दूसरा छात्र है जो पंजाब से संबंधित है। तो ये नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नासा रोवर चैलेंज जो है वो भारत के छात्रों ने जीता है। यहाँ पे बात हो रही है नासा की, तो आप जानते होंगे नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे मिशन भी इसके सहयोग से आगे भविष्य में होने हैं, तो नासा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। हाल ही में चर्चा में रहा बिश्नोई आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? बिश्नोई आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बता दें इस समुदाय के संस्थापक माने जाते हैं जामभोजी। कौन माने जाते हैं? जामभोजी जो हैं इस समुदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और जामभोजी जो इस समुदाय के संस्थापक थे, इन्होंने अपनी अनुयायियों के लिए कुल 29 नियम दिए थे। इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए कुल 29 नियम दिए थे। इसी 29 नियमों को अर्थात 20 और 9 और यहीं से नाम पड़ गया बिश्नोई। तो ये जो बिश्नोई नाम है इसी 29 सिद्धांतों से आया है, जिसको बोलते हैं 20 और 9 मतलब बिश्नोई। तो इनका जो नाम है वो यहीं से आया है, इस संप्रदाय का नाम। और आपको बता दें 1730 ईस्वी का ये आंदोलन है। और 1730 ईस्वी में क्या था, जो यहाँ के स्थानीय राजा थे, राजा अभय सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे, इनके द्वारा लकड़ी काटने के लिए, महल को बनवाने के लिए लकड़ी काटनी थी और इसके लिए जंगल में अपने सैनिकों को भेजा था। लेकिन वहाँ के लोग जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग थे, क्योंकि ये पर्यावरण के रक्षक कहे जाते हैं, पर्यावरण की से जुड़े हुए इनके सिद्धांत होते थे, पर्यावरण रक्षा, वन्यजीव रक्षा से जुड़े हुए इनके सिद्धांत होते थे, और इन्होंने इनका खुलकर विरोध किया था, महिलाओं ने विरोध किया था, जिसके कारण ये आंदोलन चर्चा में आया था। तो ये जो आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन विशेष रूप से पर्यावरण का एक आंदोलन है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण के अन्य आंदोलनों में यदि हम बात करें तो चिपको आंदोलन आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन यदि हम बात करें तो ये 1973 से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था यदि पूछ लिया जाए तो चिपको आंदोलन संबंधित है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के किस जिले से? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के चमोली से संबंधित है। चिपको के बाद यदि कोई और पर्यावरण आंदोलन आपको याद है तो आपको याद होना चाहिए अपिक्को आंदोलन, निश्चित रूप से आपको याद होगा अपिक्को आंदोलन। और इसमें कोई प्रमुख नेता नहीं था, इनका नेतृत्वकर्ता नहीं था, ये जन समुदाय था। तो अपिक्को आंदोलन जो है यदि पूछ लिया जाए कहाँ से संदर्भित है तो आपको बताना है अपिक्को आंदोलन जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। इसके बाद साइलेंट वैली आंदोलन भी चलाया गया था। साइलेंट वैली जो आंदोलन है ये 1980 में चलाया गया था। क्यों? क्योंकि सरकार जो है, केरल की जो सरकार थी वो कुंती पूजा नामक एक नदी है और कुंती पूजा नामक नदी पर एक बांध बनाना चाह रही थी। किसके लिए? विद्युत उत्पादन के लिए। और जब बांध बनाती तो आसपास के जो क्षेत्र है वो जलमग्न होते, जिसको लेकर यहाँ पे विद्रोह किया गया था, विद्रोह लोगों ने किया था और इसको एक नाम दिया गया था साइलेंट वैली आंदोलन। तो अपिक्को आंदोलन हो गया, बिश्नोई आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, अपिक्को आंदोलन हो गया, साइलेंट वैली आंदोलन हो गया। तो इन आंदोलनों को याद रखना है क्योंकि इनका स्वरूप कहीं ना कहीं पर्यावरण बचाने से संबंधित है। इसको बताएं, पिछले दिनों चर्चा में रहे अटल सुरंग का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? अटल सुरंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो अटल सुरंग आप सब जानते होंगे कि 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सुरंग है ये कहाँ पर देखने को मिलता है या कितनी ऊंचाई पर देखने को मिलता है, तो आपको बताना है 3000 मीटर, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि रोहतांग दर्रा जो है वो इसी के पास में है, आप कह सकते हो। या दूसरे शब्दों में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस रेंज में स्थित है तो आपको बताओगे पीर पंजाल रेंज में ये बनाई गई है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है,
पीर पंजाल रेंज। राज्य की यदि हम बात करें तो राज्य आपको रखना है हिमाचल प्रदेश। तो दो चीज़ याद रखना है कि ये पीर पंजाल रेंज में बनाई गई थी, कितनी लंबी है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बीपीएससी के लिए यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कोई कमी मत करिएगा। जितने फैक्ट आपको बताए जाते हैं, जितनी जानकारी आपको बताई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया है राज्यवार नोट्स बनाने को, तो इस प्रकार से राज्यवार नोट्स बनाते रहिएगा। परेशान नहीं रहना है आपको, नोट्स निश्चित रूप से बनाना है, लापरवाही भी नहीं करनी है। ठीक है, और करंट को लेके एकदम परेशान नहीं होना है। तो आज की जो चर्चा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मुख्य परीक्षा कार्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं, तो कृपया उन पर भी ध्यान दीजिए।